very lovely good morning to one and all. So in this particular session we are going to take up insurance claim. तो बड़े इंश्योरेंस क्लेम से आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम, पहले मैं टॉपिक का नाम लिख लूं, इंश्योरेंस क्लेम। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिग्निफिकेंट चैप्टर है। इंश्योरेंस क्लेम अब इंश्योरेंस क्लेम का बेसिकली थीम क्या है, पहले तो ध्यान से देखें। कोई भी जो बिजनेस होता है, बिजनेस में हजारों तरीके के रिस्क होते हैं, करेक्ट। हम जब बिजनेस करते हैं तो इनडायरेक्टली इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वी आर बियरिंग रिस्क एंड वी आर बियरिंग अनसर्टेनिटीज। तो सिंपल वर्ड्स में बिजनेस जो है रिस्क का या अनसर्टेनिटीज का सिनोनिमस है। अब एक बिजनेस में हजारों तरीके के रिस्क हो सकते हैं। हमें इस बात का डर रहेगा कि कल राइवल जो है हमारा कोई दूसरी पॉलिसी लेकर के आ सकता है, प्राइस कम कर सकता है, एक के साथ एक फ्री कर सकता है। इतना कंपटीशन है आजकल, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज आ सकता है। और तो और हमें नेचुरल कैलेमिटीज़ का भी डर है, कोई अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड्स आ जाए, फायर आ जाए। तो एक बिजनेस में हज़ारों तरीके के रिस्क होते हैं। तो पहले तो समझना ये है कि इस चैप्टर का पहले तो ताल्लुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ फायर से होने वाले रिस्क से है, और किसी रिस्क की चर्चा इस चैप्टर में नहीं होगी। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि जो फायर का रिस्क होता है वो सबसे खतरनाक, सबसे हजार्डस, सबसे भयानक, सबसे भयावह माना जाता है। जैसे अब एक राइवल ने अपना प्राइस चेंज करा, अब रिस्क तो है लेकिन हमें मालूम है कि इस रिस्क को हम कंपनसेट कर सकते हैं, हम भी थोड़े दिन के बाद अपना प्राइस चेंज कर सकते हैं। तो बाकी रिस्क उतने प्रॉब्लम वाले नहीं हैं जितना फायर से होने वाला रिस्क होता है। इज इट क्लियर? तो अगर किसी एंटिटी के प्रेमिसेस में आगजनी की घटना घट जाए तो उससे बड़ा भयानक नुकसान हो सकता है। तो इसका मतलब है इस चैप्टर में हम जितनी भी बात करेंगे वो फायर से होने वाले रिस्क की बात करेंगे। लेकिन पहले तो चैप्टर का थीम क्या है? थीम ये है, मान लेते हैं कि जो बिजनेस हाउस है, इस बिजनेस हाउस ने एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का मतलब है कि हमने किसी इंश्योरेंस कंपनी से एक इंश्योरेंस करवाया हुआ है, फायर इंश्योरेंस करवाया हुआ है कि अगर कल कोई आगजनी की घटना घट जाए तो तब आप हमें कंपनसेट करेंगे, करेक्ट। जब कोई बिजनेस हाउस फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो उसके लिए उसको प्रीमियम देना पड़ता है, कुछ खर्चे देने पड़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होते, करेक्ट। अब मान लेते हैं कि इस बिजनेस प्रेमिसेस में, इस बिजनेस के प्रेमिसेस में एक फायर की घटना घट गई जिससे इस बिजनेस को कुछ नुकसान हो गया, काफ़ी ज़्यादा गहरा नुकसान हो गया। अब ये बिजनेस क्या करेगा? इंश्योरेंस कंपनी से जिससे कि इन्होंने अपना इंश्योरेंस करवाया हुआ है, उस इंश्योरेंस कंपनी से ये क्लेम मांगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब जो क्लेम हम मांगेंगे नुकसान की भरपाई करवाने के लिए, जो मुआवजा हम मांगेंगे, जो कंपनसेशन हम मांगेंगे, उस मुआवजे की, उस कंपनसेशन की, उस क्लेम की कैलकुलेशन कैसे होगी, वो इस टॉपिक का थीम है। पहले तो समझना ये है, समझ में आया? इस चैप्टर का थीम ये है कि जब फायर से नुकसान हो गया तो उस नुकसान की भरपाई करवाने के लिए हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो पहले तो थीम ये है। पहले हम इस चैप्टर का थीम समझने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट के सहारे, फिर हम थ्योरेटिकल चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले तो इसका जरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने क्या करा, मान लेते हैं कि कोई बिजनेस हाउस है और उस एंटिटी का अकाउंटिंग ईयर, उस बिजनेस का करंट अकाउंटिंग ईयर इस तारीख से स्टार्ट हुआ, 1/4/2000, चलो 17 कर लिया, करेक्ट। इस तारीख से बिजनेस स्टार्ट हुआ और बिजनेस जो है, अकाउंटिंग ईयर जो है, इस तारीख को ख़त्म हुआ,
31/3/2018 को। हम ये भी मान लेते हैं कि 30 मार्च को, 30 मार्च, इनफैक्ट 30 जून करना पड़ेगा, 30 जून 2017 को मान लेते हैं कि इस एंटिटी के प्रेमिसेस में एक आगजनी की घटना घट गई। दिस इज योर डेट ऑफ फायर, DOF. A fire took place in the premises of this particular entity on this particular date. Correct? आगजनी की घटना घट गई। अब करंट अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग से लेकर के डेट ऑफ फायर के दरमियान कुछ इंफॉर्मेशंस तुम्हें दी हुई है। जैसे कि तुम्हें ये इंफॉर्मेशन दी है कि करंट ईयर की बिगनिंग से लेकर के डेट ऑफ फायर के बीच में सेल्स जो हैं इस एंटिटी की इतनी है। मान लेते हैं कि इस एंटिटी की सेल 10 लाख रुपए की है। इन 3 महीनों की सेल, इसी तरह से इन 3 महीनों में कंपनी की परचेजेस जो हैं, इन 3 महीनों में कंपनी की परचेजेस 8 लाख की है। इन 3 महीनों में कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजेस वगैरह मान लेते हैं 4 लाख के। करेक्ट? हम ये भी मान लेते हैं कि जब लास्ट ईयर कंपनी का खत्म हुआ, कंपनी का लास्ट अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होगा? 31/3/2017 को। 31/3/2017 को जब लास्ट अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ तो कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक इस दिन मान लेते हैं 4 लाख का था। क्लोजिंग, चलो 4 लाख ज़्यादा हो गया, 2 लाख मान लेते हैं। 2 लाख का जो है क्लोजिंग स्टॉक। करेक्ट? अब जिस दिन फायर हुई तो फायर की वजह से क्या हुआ? एंटायर स्टॉक वॉज डिस्ट्रॉयड। इस कंपनी का, इस एंटिटी का, इस बिजनेस का सारा स्टॉक तबाह हो गया। एंटायर स्टॉक got destroyed however stock worth ₹1 lakh salvaged। सारा स्टॉक तबाह हो गया सिवाय 1 लाख रुपए के। 1 लाख रुपए का स्टॉक सैल्वेज हो गया, बच गया। इज इट क्लियर टू यू? हम देखेंगे कि जो एंटिटी होती हैं 2 तरह की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है प्रैक्टिकल लाइफ में। अब तुम लोग कॉस्टिंग पढ़ी चुके हो, तुम लोगों को मालूम है कि स्टॉक किसी भी कंपनी का सबसे रॉ मटेरियल स्टॉक सबसे मेन कंपोनेंट है। कॉस्ट में तुमने ये पढ़ा है। करेक्ट? अगर किसी कंपनी का स्टॉक तबाह हो जाए तो कंपनी की प्रोडक्शन क्षमता बिल्कुल बेकार हो जाएगी। कंपनी वॉन्ट बी एबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग। कंपनी अपने ऑर्डर्स को मीट नहीं कर सकती। तो एक अच्छा बिजनेस हाउस या एक अच्छी एंटिटी, एक प्रूडेंट एंटिटी हमेशा क्या करती है? अपने स्टॉक को सेफ गार्ड करके चलती है, यानी कि वो एक लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी लेकर के चलती है। तो हम बाद में देखेंगे कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर 2 तरह की पॉलिसीज देखने में आएंगी। एक तो होती है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का मतलब है अपने स्टॉक को सेफ गार्ड करने के लिए, बचाने के लिए जो पॉलिसी ली जाती है उसको लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी लेते हैं। उसके अलावा एक और पॉलिसी होती है, मान लेते हैं ये डेट ऑफ फायर है। अब फायर जैसी घटना अगर घट जाए तो किसी एंटिटी के प्रीमिसेस में अगर इस तरह की घटना घट जाए तो एंटिटी को बहुत नुकसान होगा। कंपनी का एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर विल गेट डैमेज, डिस्ट्रॉयड, इजंट इट और नॉट? यहाँ तक कि कई बार तो क्या बोलते हैं, भगवान ना करे लेकिन मैन एंड मटेरियल विल गेट लॉस्ट आउट। तो बहुत ज़्यादा तबाही मच सकती है। अब बिकॉज डेट ऑफ फायर की वजह से बहुत ज़बरदस्त तबाही मच सकती है, तो उससे क्या होता है कि डेट ऑफ फायर के बाद के कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें कंपनी नॉर्मल तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती। भाई अगर मेरी मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई, मेरा गोडाउन डिस्ट्रॉय हो गया, मेरे कुछ मैन डिस्ट्रॉय हो गए, तो इसका क्या, मैन पावर डिस्ट्रॉय हो गई सॉरी, तो उससे क्या होगा, मुझे कुछ वक्त लग जाएगा अपनी नॉर्मल स्थिति में आने में।
तो डेट ऑफ फायर के बाद हमें कुछ वक्त लग जाता है अपनी नॉर्मल स्थिति में आने में। तो उस वक्त को पहले तो हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिसलोकेटेड पीरियड, डिसलोकेटेड पीरियड या डिसऑर्गेनाइज्ड पीरियड। डिसऑर्गेनाइज्ड पीरियड में बिकॉज हम नॉर्मल तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है इस दौरान हमारी सेल्स कम होंगी, हमारी सेल्स कम होंगी तो हमारा रेवेन्यू भी कम होगा, और रेवेन्यू के कम होने का मतलब है हमें प्रॉफिट का नुकसान होना। इसका मतलब है डेट ऑफ फायर के बाद कुछ टाइम तक ऐसा हो सकता है कि फायर के परिणाम स्वरूप हमें प्रॉफिट का कुछ नुकसान उठाना पड़े। तो कई कंपनी प्रॉफिट के उस नुकसान को बचाने के लिए भी पॉलिसी लेती हैं, उसको लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कहते हैं। समझ में आया? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। हम देखेंगे कि तुम्हारे लेवल पे ये दो तरह की पॉलिसीज चलेंगी। इज इट क्लियर टू यू? हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में और भी पॉलिसी होती है, लेकिन हम तुम्हारे लेवल पे बात करेंगे एक लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी और एक लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी की। हालांकि अभी मैंने बताया नहीं, वैसे नाम से ही पता लग गया, अब ये लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का पहले हम केस ले रहे हैं। अब लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के केस में हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो हम एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम का अकाउंट्स में मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, इससे पहले तुम लोगों ने सीपीटी या सीए फाउंडेशन वगैरह में भी जॉइंट वेंचर में पढ़ा होगा। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट पढ़ा था या नहीं? तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? मेमोरेंडम का अकाउंट्स में मतलब क्या है? ध्यान से सुने। नॉर्मली तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट कब बनाते हो? अकाउंटिंग पीरियड के फिनिश होने के बाद। अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने का है तो 6 महीने के बाद बनाओगे, 1 साल का है तो 1 साल के बाद बनाओगे। नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट अकाउंटिंग पीरियड के खत्म होने के बाद बनाते हैं। लेकिन यहां पर मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कौन सी डेट के लिए बना रहा हूं? 1/4/2017, करंट ईयर की बिगिनिंग से लेकर के डेट ऑफ फायर तक। बात समझ में आई? यानी कि मैं अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने पर नहीं बना रहा। तो अकाउंट्स में जब भी हम नॉर्मल से हट के कोई चीज करते हैं तो हम उसके आगे वर्ड लगा देते हैं मेमोरेंडम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, तो सबसे पहले मुझे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स करंट ईयर की बिगनिंग से लेकर के डेट ऑफ फायर तक। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए तुम्हें इस पीरियड में करंट ईयर की बिगनिंग से डेट ऑफ फायर तक के बीच में देखना पड़ेगा क्या क्या हुआ। एक तो तुम्हारी सेल्स है, तो सेल्स तुमने लिख दी। इस पीरियड की सेल्स 10 लाख की है तो 10 लाख रुपए तुमने यहां पर लिख दी। उसके बाद तुमने देखा कि इस पीरियड में तुम्हारी परचेजेस कितनी हैं, तो तुमने अपनी परचेजेस भी लिख दी। परचेजेस इस पीरियड में आपकी परचेजेस 8 लाख की है, आपने 8 लाख लिख दिया। इस पीरियड में आपके तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चाहे वो वेजेस हो, फ्रेट हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो, वो तुमने लिख दी। अब तुम्हें मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट में तुम ओपनिंग स्टॉक भी लिखते हो। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख है तो वो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। करेक्ट? पहले तो इस इंफॉर्मेशन को तुमने सबमिट करना है। अब तुम्हें क्वेश्चन में एक इस तरीके से भी चीज दी होगी। क्या दिया होगा? लेट अस से क्वेश्चन में लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेट, बल्कि इसको ऐसे लिख लो, एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट रेट, एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ द एंटिटी, ऑफ द एंटिटी ऑफ लास्ट 3 years is 25% on cost, 25% ऑन कॉस्ट। पहले तो ये जो लाइन दी है, इस लाइन का क्या मतलब है? वो कहते हैं कि ये जो एंटिटी है
पिछले 3 सालों में ऑन एन एवरेज इतना ग्रॉस प्रॉफिट कमाती है, 25% ऑन कॉस्ट। इसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेट। ध्यान से देखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेट किस पर गिवन है, कॉस्ट पर गिवन है या सेल्स पर गिवन है, ये दो में से किसी एक पर गिवन होगा। तो पहले तो तुम जैसे नॉर्मली लिखते हो, तुमने लिखा कॉस्ट प्राइस प्लस मार्जिन, मार्जिन का मतलब प्रॉफिट से है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट या मार्जिन इज इक्वल टू सेल्स। अब ये रेट अगर सेल्स पर होता, 25% ऑन सेल्स पर होता, तो मैं सेल्स को 100 लेता, जिस पर रेट दिया होगा उसको 100 लेना है, और प्रॉफिट तुम्हारा हो जाता 25 और कॉस्ट हो जाती 75, अगर ये रेट सेल्स पर गिवन होता। लेकिन उसने लिखा है रेट जो है 25% ऑन कॉस्ट है, तो बिकॉज रेट कॉस्ट पर गिवन है तो मैं कॉस्ट को 100 रुपीज़ कंसिडर करूंगा, मार्जिन 25 होगा और सेल की फिगर 125 हो जाएगी। करेक्ट। इसको फिलअप करने के बाद तुम मार्जिन को न्यूमरेटर में रखोगे, डिनोमिनेटर में सेल्स को रखोगे। इसको मैं बोलूंगा रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स का मतलब है कि ऑन एन एवरेज ये फर्म अगर 5 रुपए की सेल करती है तो 1 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमाती है। इज इट क्लियर टू यू? अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस बेसिकली ये है कि जिस दिन डेट ऑफ फायर, यानी कि जिस दिन फायर हुई उस दिन हम स्टॉक तबाह हो गया, लेकिन कितना स्टॉक तबाह हो गया हमें वो निकालना है, यानी कि हमें क्लोजिंग स्टॉक की फिगर निकालनी है। अब क्लोजिंग स्टॉक की फिगर हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट हो। अब करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेट तो हमारे पास हो नहीं सकता, क्योंकि करंट ईयर तो अभी खत्म ही नहीं हुआ है। तो करंट ईयर में कितना हमने प्रॉफिट कमाया इतने टाइम पीरियड में, इसके लिए हम पिछले सालों के ग्रॉस प्रॉफिट रेट को कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? जो कि तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में अब तुम्हें गिवन है कि ऑन एन एवरेज ये फर्म जब भी 5 रुपए की सेल करती है 1 रुपए का प्रॉफिट कमाती है। अगर फर्म 3 महीनों में 10 लाख रुपए की सेल करेगी तो कितना प्रॉफिट कमाएगी? 1/5। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल आया इन 3 महीनों का, तो 10 लाख इंटू 1/5, तो तुम्हें पता लग गया कि 2 लाख रुपए इनका ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारे पास आ गया तो उससे तुम अपना क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो, 10, 14, 16 माइनस दिस, तो इसका मतलब 6 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक था जिस दिन डेट ऑफ फायर। समझ में आया? और ये स्टॉक तुम्हारा तबाह हो गया, हालांकि इसमें से 1 लाख रुपए का स्टॉक बच गया है, वो एक अलग मैटर है। करेक्ट। पहले तो ये चीज निकालनी। फिर स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? इस स्टेप को करने के बाद स्टेप नंबर 2 में, यानी कि बी में, फिर मैं लिखूंगा लॉस ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। हालांकि उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कितना स्टॉक लॉस हो गया ये तुम वैसे भी निकाल सकते हो। तो कितने स्टॉक का तुम्हें नुकसान हो गया ये निकालने के लिए मैं ये देखूंगा कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कितना है। MTA, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के मुताबिक मेरा क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख का है। इसमें से मैं लेस कर दूंगा अगर कुछ स्टॉक बच गया है तो स्टॉक सेल वेस्ट। अगर कुछ स्टॉक बच गया है, स्टॉक सेल वेस्ट, जो कि इस केस में बच गया है 1 लाख रुपए का, वो हम माइनस कर देंगे। तो इससे हमें पता लग गया कि कितने स्टॉक का नुकसान हो गया, 5 लाख का हो। लॉस ऑफ स्टॉक 5 लाख। तो इस तरह से लॉस ऑफ स्टॉक तुम्हारे पास निकल आया। लॉस ऑफ स्टॉक को निकालने के बाद अब तुम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगोगे, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। अब क्लेम कैसे मांगते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंश्योरेंस कंपनी से तुम मुआवजा कैसे मांगोगे, करेक्ट, और कितना मुआवजा मांगोगे। इंश्योरेंस कंपनी से तुम कितना मुआवजा मांगोगे ये समझने के लिए और समझाने के लिए मैंने यहां पर कुछ लिखा।
when average clause is applicable and not applicable. Applicable and not applicable. ये सब मैंने क्या लिखा मैं अपने आप अभी बताऊंगा. मैंने इस क्वेश्चन में तुम्हें ये नहीं लिखा है कि हमने लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी कितने के लिए, वो मैंने जान के नहीं लिखा है. अब मान लेते हैं कि हमने लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी जो ली हुई है वो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमने 5 लाख रुपए के लिए, चलो 4 लाख कर लेते, कंफ्यूजन ना. सपोज लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, सपोज लॉस ऑफ stock policy is rupees 4 lakh, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में तुम्हें यह दिया हुआ है कि तुमने लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी 4 लाख रुपए की ली हुई है, करेक्ट. अब तुम इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजा मांगोगे. मुआवजा मांगने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हम देखेंगे कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है और उसको हम कंपेयर करेंगे पॉलिसी के अमाउंट से. पॉलिसी के अमाउंट से मैंने कंपेयर करा. क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 6 लाख. पॉलिसी का अमाउंट कितना है? 4 लाख. इसका भी मतलब ये निकल गया कि तुमने इंश्योरेंस कंपनी को ये कहा है कि 6 लाख के स्टॉक को हम इंश्योर कर रहे हैं लेकिन पॉलिसी हमें 4 लाख की चाहिए. इसका मतलब क्या निकला? अगर मेरे 6 लाख रुपए का स्टॉक तबाह हो जाता तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 4 लाख देती. इज इट क्लियर टू यू? 6 लाख के स्टॉक के लिए इतना पॉलिसी का अमाउंट है, तो देयरफॉर लॉस कितने का हो गया? 5 लाख का. तो 5 लाख के स्टॉक के लिए इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें कितना पैसा देगी? तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो. डेट इज 5 लाख इंटू 4 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख. तो इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें इतना पैसा देगी. इज इट क्लियर टू यू? कितना आ जाएगा? कैलकुलेटर कहाँ है? तो यह आ गया 20 लाख. 20 लाख डिवाइडेड बाई 6 ही कर देते, तो 3,33,333. तो इंश्योरेंस कंपनी हमें 3,33,333 देगी. वेट, सपोज पॉलिसी का अमाउंट 4 लाख ही है, लेकिन अगर मैं क्लेम ऐसे कंप्यूट करता, मैं सीधा लॉस ऑफ स्टॉक को कंपेयर करता पॉलिसी के अमाउंट से. अगर मैं क्लेम का अमाउंट ऐसे कंप्यूट करता, मैं सिर्फ ये देखता कि मेरा लॉस कितने का है? 5 लाख का. फिर मैं ये देखता पॉलिसी का अमाउंट कितना है? 4 लाख का. इन दोनों में से जो लोअर फिगर है वो 4 लाख है. अगर मैं ऐसे कंप्यूट करूंगा तो मेरा क्लेम का अमाउंट आ जाएगा 4 लाख. तो कहने का मतलब है क्लेम कंप्यूट करते समय हमें क्वेश्चन में यह देखना पड़ता है कि क्या एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं है. अब मेरी पॉइंट को ध्यान से सुने. वैसे तो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आजकल ऐसी नहीं है जहां पर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल ना हो. इसका मतलब हर इंश्योरेंस पॉलिसी में एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल माना जाएगा. इसका मतलब ये निकल गया कि क्वेश्चन में जब तक क्लियरली ये ना लिखा हो एवरेज क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल, जब तक ये क्लियरली ना लिखा हो तब तक आप ये मान के चलेंगे कि एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल. नंबर 1. अब ये एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल का भी मतलब क्या है?
तुमने क्या देखा, जब मैं इस तरीके से कंप्यूट कर रहा हूं तो क्लेम का अमाउंट कम आ रहा है, और मैं इस तरीके से कंप्यूट कर रहा हूं तो ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी जब इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करती हैं, या जब हम किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी जानबूझ के और इंटेंशनली ये कहती है भाई एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। ऐसा करने के पीछे वजह यह है कि वो चाहते हैं कि जो एंटिटीज है, जो बिजनेस हाउस हैं, वो पॉलिसी ज्यादा की ले। अगर वो कम की लेंगे तो उनको कम क्लेम मिलेगा, ज्यादा की लेंगे तो ज्यादा क्लेम मिलेगा। तुमने देखा कि इसी सिचुएशन में यहां अदरवाइज ज्यादा क्लेम आ रहे हैं। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसी लेने वाला है वो कम पॉलिसी ना ले, कम की पॉलिसी ना ले, ऐसा रोकने के लिए एवरेज क्लॉज को इंसर्ट करती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज क्लॉज इज इंसर्टेड, concept of average clause, concept of average clause, concept of average clause is inserted to deter का मतलब is to stop, किसी को रोकना, डरा करके रोकना। deter का मतलब है रोकने के लिए। Average clause is inserted to deter the entities from under insuring। अंडर इंश्योरिंग का मतलब है अपना इंश्योरेंस कम कराएं, ऐसा रोकने के लिए एवरेज क्लॉज इंसर्ट करा जाता है फ्रॉम अंडर इंश्योरिंग। इसका मतलब है कि वो ज्यादा की पॉलिसी ले। लेकिन मैंने जैसा कि कहा, अगर बाय चांस क्वेश्चन दे दे एवरेज क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल, तो उस केस में आप कंपेयर करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक को पॉलिसी से, और यहां पर हम एक तरीके से एवरेज कर करके क्लेम निकाल रहे हैं। करेक्ट? तुम देख रहे हो कि क्लोजिंग स्टॉक पॉलिसी 4 लाख की है, डिवाइडेड बाय 6 लाख, तो इसका मतलब ये एवरेज हो रही है, उसको हम 5 लाख से मल्टीप्लाइड कर करके क्लेम निकाल रहे हैं। तो व्हेन एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल एंड नॉट एप्लीकेबल, ये पॉइंट पहले तो क्लियर हो जाना चाहिए। वेट, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, एक सेकेंड। ये तो मैंने माना अगर हमने पॉलिसी 4 लाख की ली हुई है, अगर पॉलिसी का अमाउंट सपोज पॉलिसी अमाउंट इज 5 लाख, चलो 5 की बजाय मैं ऐसा करता हूं 7 कर देता हूं। सपोज पॉलिसी अमाउंट इज 7 लाख। अगर पॉलिसी का अमाउंट 7 लाख होता, तब क्लेम कितना आता? तब क्लेम कितना आएगा, ये देखने के लिए मैं क्या करूंगा? अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है तो क्लोजिंग स्टॉक को कंपेयर करूंगा किससे? पॉलिसी के अमाउंट से। क्लोजिंग स्टॉक तो 6 लाख ही है। क्लोजिंग स्टॉक में जब भी वर्ड यूज करूंगा तो मेरा मतलब है क्लोजिंग स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और पॉलिसी का अमाउंट मैंने 7 लाख रुपए कर दिया। 6 लाख के लिए 7 लाख की पॉलिसी, तो देयरफॉर बताओ 5 लाख के लिए अब कितनी पॉलिसी होगी? 6 लाख का नुकसान होता तो इतना क्लेम मिलता, 5 लाख का नुकसान है तो आपके हिसाब से अब कितना क्लेम मिलना चाहिए? अब इस केस में कितना क्लेम मिलना चाहिए? 35 लाख, 35 लाख डिवाइडेड बाई 6, ये जो फिगर आ रही है 5,83,333 आ रही है। लेकिन अब समझना क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी कभी भी आपको नुकसान से ज्यादा तो भरपाई करेगी नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसका मतलब है क्लेम का अमाउंट आ तो इतना रहा है,
लेकिन इसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ₹5 लाख। बात समझ में आ गई? क्योंकि क्लेम का अमाउंट कभी भी लॉस के अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो रेस्ट्रिक्टेड टू ₹5 लाख। वैसे इसका ये भी मतलब हो गया, इसका ये भी मतलब हो गया कि अगर पॉलिसी का अमाउंट, उस केस में आपको वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है, अगर पॉलिसी का अमाउंट स्टॉक के अमाउंट से ज्यादा हो, इफ पॉलिसी अमाउंट वुड एक्सीड द अमाउंट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, तो उस केस में आपका सिंपल सा आंसर क्या होना चाहिए कि एंटायर लॉस विल बी क्लेम्ड, पूरे 5 लाख का लॉस आप क्लेम करेंगे। यानी कि ये जो मैंने वर्किंग करी है, ये वर्किंग करने की बजाय मैं सीधा ऐसे भी लिख सकता था, सिंस पॉलिसी अमाउंट exceeds, since policy amount exceeds amount of closing stock, comma, entire loss of stock that is ₹5 lakhs shall be claimed। तो उसमें तुम्हें कोई वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर पॉलिसी का अमाउंट इससे ज्यादा होगा तो हर हालत में फिर जितना भी लॉस हुआ है स्टॉक का उतना क्लेम तुम्हें मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तुम्हें इतनी वर्किंग करने की जरूरत नहीं। ये तो था एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल। अगर एप्लीकेबल नहीं होता तो फिर कैसे करते? जब एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा तो क्या करेंगे? तब हम लॉस ऑफ स्टॉक को कंपेयर करते हैं। इसमें तो बिल्कुल ही सिंपल है, लॉस ऑफ स्टॉक आपका 5 लाख का है और पॉलिसी का अमाउंट 7 लाख का है। इन दोनों में से जो छोटी फिगर होती है उतना ही क्लेम मिलेगा, तो क्लेम का अमाउंट 5 लाख रुपए हो। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट है क्लोजिंग, ये कॉन्सेप्ट है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का। तो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी नंबर 1 हम अभी देखेंगे थोड़ी देर के बाद, कि अंडरटेकन बाय एंटिटीज टू सेफगार्ड देयर स्टॉक फ्रॉम एनी लॉस अराइजिंग आउट ऑफ फायर। अब जब भी हमारा लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी होगा तो पहले हमें डिटरमिन करना पड़ता है कि ऑन द डेट ऑफ फायर को हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना था, जो कि कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अगर कुछ स्टॉक बच गया है तो उसमें से माइनस करके पता करा जाएगा कि लॉस ऑफ स्टॉक कितने का होगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे पॉलिसी का अमाउंट कितना है और फिर ये भी नोट करेंगे कि क्या एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं है, और उसके हिसाब से क्लेम का अमाउंट कंप्यूट करा जाएगा। नोट करो। अगर एक ही बात है, कुछ भी बच जाए माइनस कर, इसका बचता है तो वैसे वो बेचा जाता है, लेकिन उसका मतलब ये है कि बचा हुआ स्टॉक